हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त मीतू शर्मा। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं एक और नई कहानी लेकर, जिसका नाम है जुर्म की रंगीन दुनिया, जिसको लिखा है हमारे और आप सबके दोस्त दीपक शर्मा जी ने। तो आज हम इस कहानी से जानेंगे कि जुर्म की रंगीन दुनिया बाहर से दिखने में जितनी ही रंगीन है, वो अंदर से कितनी डरावनी और तकलीफों से भरी हुई है, और आखिर इंसान किस तरह अपनी परिस्थितियों से जीत नहीं पाता और इस दुनिया में कदम रख देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। ऋषि एक गरीब घर से था। उसके पिता ई रिक्शा चलाते थे और उसकी माँ लोगों के घर में जाकर झाड़ू, पोछा, बर्तन साफ करती थी। ऋषि जब मात्र 6 साल का था, उस उम्र में ऋषि के पिता चल बसे। ऋषि और उसकी माँ पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। घर को संभालने वाले अकेले ऋषि के पिता ही तो थे, जिनका अब देहांत हो चुका था। पिता का अंतिम संस्कार करते समय उसने कुछ महसूस किया। ऋषि ने देखा जो रिश्तेदार उसके पिता के होते हुए ऋषि को इतना लाड प्यार करते थे कि उसके पिता के जाने के बाद उनका बर्ताव ऋषि के प्रति कुछ बदल गया था। वे ऋषि से दूरियां बनाने लगे थे। ऋषि उनके पास बैठकर अगर रोता, अपने पिता को याद करता, तो उसके चाचा, मामा, मौसा उससे दूर चले जाते थे। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए। ऋषि थोड़ा बड़ा हुआ। अब वो 12 साल का हो चुका था। ऋषि की माँ अब रोज सुबह घर से निकलती और सीधा रात को ही घर पर आ पाती, जिसके कारण उसकी माँ ऋषि को टाइम नहीं दे पा रही थी। ऋषि का पढ़ाई लिखाई से भी ज्यादा वास्ता नहीं रहा। वो दूसरी क्लास में ही फेल हो गया। ऋषि धीरे धीरे बड़ा हुआ, अपनी माँ का सहारा बना। तब ऋषि से और उसकी माँ से सभी रिश्तेदारों ने दूरियां पूरी तरह से बना ली। जब भी कोई त्योहार आता, ऋषि और उसकी माँ को उसके पिता बहुत याद आते। वे दोनों बहुत रोते और फिर चुप हो जाते। गरीबी की मार ऐसी थी कि वे चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे ऋषि के कुछ मित्र बने। अब वो अपने मित्रों के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। वे सभी दोपहर में निकलते और शाम तक मौज मस्ती करते हुए अपने घर को आते। ऋषि को भी ऐसा करना अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो धीरे धीरे समाज में मिलता जा रहा था। अपने दोस्तों को अपनी तरफ आकर्षित होता देखकर ऋषि बहुत खुश होता। उसे लगता कि उसके दोस्तों में वो सबसे अच्छा है। एक दिन की बात है, ऋषि और उसके दोस्त गांव में घूम रहे थे। तभी एक सेठ उस रास्ते से गुजरा। ऋषि के दोस्त अभिनव ने ऋषि से कहा, अरे यह तो बहुत बड़ा सेठ है, क्यों ना हम इसे लूटते हैं। ऋषि ने उसे थोड़ा बहुत समझाया, क्योंकि ऋषि भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो ज्यादा कुछ न कर सका। ऋषि ने कहा, नहीं भाई, ऐसा करने से हमारी गांव में बदनामी होगी। ऋषि के दोस्त अभिनव ने ऋषि से कहा, भाई तू ये बता, तू बदनामी से डरता है या गरीबी से। ऋषि ने बोला, डरते तो गरीबी से हैं, लेकिन सुनते हैं कि बदनामी का डर गरीबी से ज्यादा होता है। ऋषि के दोस्त अभिनव ने कहा, क्या करे भाई, गरीबी इतनी है, वरना किसे अच्छा लगता है चोरी करना, लूटपाट करना और गांव में अपनी बदनामी कराना। अभिनव की बातें ऋषि को समझ में आने लगी थी, क्योंकि ऋषि ने भी वही दिन देखे थे जिनका अभिनव जिक्र कर रहा था। ऋषि ने कहा, भाई ऐसा करने से यदि हम पकड़े गए तो सुना है पुलिस हमें जेल में डाल देगी। अभिनव ने कहा, अरे जेल चले जाएंगे तो वहाँ कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी, यहाँ तो वो भी नहीं मिलती। पहले तो ऋषि ने अभिनव के साथ आने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया, परंतु कुछ देर सोचने के बाद ऋषि भी अभिनव के बताए हुए रास्ते पर ही चलने लगा। अभिनव ने एक दिन ऋषि से मजाक मजाक में कहा, अरे भाई तुझे क्या लगता है ये सेठ लोग तुझे जीने देंगे?
अरे इनका बस चले तो ये तुझे भी बेच के खा जाए, क्योंकि भाई इन्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बताओ, इस सेठ के तुम्हारे पिताजी के साथ कितने अच्छे संबंध थे, क्या वो संबंध अब खत्म हो गए? तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या ये सेठ भी अपनी इंसानियत खो चुका है? पहले तो इस सेठ का तुम्हारे घर आना जाना लगा रहता था, लेकिन अब तो इसने भी तुमसे मुंह मोड़ लिया है। याद है जब उस दिन भी मैंने तुमसे इस सेठ को लूटने के लिए कहा था, वो तुम्हारे सामने से गुजरा था, क्या उसने तुम्हारा नाम पुकारा, तुम्हें बुलाया? नहीं ना। तो इसीलिए कोई अपना नहीं होता है भाई। अब ऐसा करो, चलो उस सेठ के घर में डाका डालते हैं। अगर कोई हमें देखेगा तो जो भी हमें देखेगा हम उसे मार देंगे। ऋषि को पहले ये बात थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन फिर ऋषि ने कहा, हाँ भाई, मजबूरी है, करना पड़ेगा, ऐसे तो गुजारा नहीं चलेगा। ऋषि ने आज से पहले चोरी, मर्डर, डकैती, लूट ऐसा कोई भी काम नहीं किया था, इसलिए उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। लेकिन उसके दिल में नफरत भी थी कि उसके पिता के जाने के बाद उन्हें कोई क्यों नहीं पूछता। अभिनव ने साहिल और सलीम को कहा, तुम दोनों जाकर कुछ पैसे का इंतजाम करो और उस पैसे से 2 चाकू, 1 तमंचा और 3 बंदूकों का इंतजाम करो, बाकी सब मैं और ऋषि देख लेंगे। उन दोनों ने भी हामी भर दी। अब ये चारों लोग अपने अपने काम पर लग गए। कुछ दिनों के बाद इन चारों दोस्तों का प्लान एकदम सेट था। आज रात को सेठ के घर पर डाका डालना था। ऋषि ने सभी दोस्तों से कहा, दोस्तों, हमारी गरीबी के थोड़े बहुत जिम्मेदार ये सेठ लोग भी हैं। इनके पास कितनी संपत्ति है, यदि ये चाहें तो गरीबों को 2 वक्त की रोटी खिला सकते हैं, उन्हें रहने के लिए घर दे सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं तो उनके बच्चों को स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये इनकी कमाई है और ये इस कमाई से किसी का भी भला नहीं करना चाहते। ये सिर्फ उस बंदे को पूछते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा हो या जो इनके तलवे चाटते हो। लेकिन हमें हमारे माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, इसलिए हम ऐसा तो नहीं कर पाए। लेकिन मजबूरी हमसे सब कुछ कराती है मित्रों। ये जो हम काम कर रहे हैं ये भी मजबूर होकर ही कर रहे हैं। हम चाहते तो अच्छे विद्यालय में पढ़कर कोई अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते थे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। अब हमें जो रात को करना है, या तो उसमें हम पूरी तरह से नाकाम होंगे या फिर हमारा नाम होगा। हम सब एक गैंगस्टर माफिया के रूप में जाने जाएंगे। सभी दोस्तों ने ऋषि की बातों को ध्यान से सुना और उसकी बातों पर सर हिलाते हुए हाँ कह दिया। इरादा पक्का था, टारगेट सेट था, इंतजार था तो बस रात होने का। रात के 8 बजे ये चारों दोस्त अपने खतरनाक मिशन के लिए निकल पड़े। सेठ के घर पहुंचने के बाद ऋषि ने सेठ का दरवाजा खटखटाया। घर का दरवाजा सेठ के नौकर ने खोला और कहा, तुम लोग कौन हो? अगर तुम लोग सेठ से मिलने आए हो तो सेठ जी अभी घर पर नहीं है, वो किसी मीटिंग में गए हुए हैं। ऋषि ने कहा, हमें सेठ से बहुत जरूरी बात करनी है, वह जहां भी हैं उन्हें बुला दो, अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नौकर ने कहा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सेठ जी अभी किसी भी हाल में यहाँ नहीं आ सकते। अभिनव ने नौकर को चेतावनी देते हुए कहा, तुमने अगर सेठ को नहीं बुलाया तो तुम भी सेठ के साथ मारे जाओगे। नौकर ने जिद करते हुए ऋषि से कहा, अरे भाई तुम लोग कौन हो? तुम लोग चोर हो, लुटेरे हो, आखिर हो कौन तुम? ऋषि ने नौकर की कॉलर पकड़ते हुए कहा, हम जो कुछ भी हैं, हम जो कह रहे हैं वह करो, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने हमें देख लिया है। ऋषि ने उसको गोली मार दी। नौकर वही लहूलुहान होकर गिर गया। ऋषि और उसके दोस्त घर में घुसे। तब तक फायरिंग की आवाज सुनकर सेठ भी बाहर आ गया। उसने जब ऋषि के हाथ में बंदूक देखी तो वो घबरा गया। सेठ ने कहा, क्या हो गया ऋषि बेटा? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? ऋषि ने कड़कती हुई आवाज में उत्तर दिया, गलती आपसे तो क्या होगी सेठ जी, गलती तो मुझसे हुई है, जो मैंने आपको एक अच्छा इंसान समझा। मेरे पिताजी जब थे तब तो आपका आना जाना हमारे घर पर लगा रहता था। मेरे पिताजी के जाने के बाद आपने हमारी हालत देखने का प्रयास भी नहीं किया। आपने कभी हमारे घर आने की जरूरत नहीं समझी। उनको मरे हुए आज 6 साल हो चुके हैं, लेकिन आप उन्हें भूल चुके हैं।
और आपने हमारी घर की तरफ मुंह करके भी नहीं देखा। ये आपने बहुत बुरा किया सेठ जी। पहले तो आपने वादा किया था कि मैं इन बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ाऊंगा। ये मेरे भी तो बच्चे हैं। सेठ जी, आज क्या हम बदल गए हैं? सेठ ने ऋषि को शांत करते हुए कहा। बेटा, टाइम नहीं मिलता। तो ऋषि के दोस्त अभिनव ने जवाब दिया। तो अगर सेठ जितनी बिजी रहते तो गांव में रहने की जरूरत क्या है? आप जाकर शहर में कोठी बंगले बनाइए और उनमें रहिए। गांव में रहने की जरूरत क्या है? सेठ जी ने अपना गुस्सैल रूप दिखाते हुए कहा। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा तो आकर तुम्हें वो जेल में डाल देगी। सेठ के ऐसा कहते ही सलीम ने सेठ के हाथ में चाकू भोंक दिया और सेठ दर्द के मारे कराहने लगा। ऋषि, अभिनव और साहिल ने सेठ का पूरा घर साफ कर दिया। सोना, चांदी, बहुत सारे पैसे लूट लिए और वहां से चारों दोस्त फरार हो गए। जब ऋषि की माँ को ये पता लगा तो उन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा। ऋषि की माँ ने ऋषि को समझाया। बेटा, ऐसा करने से तारीफ नहीं बुराई होती। समाज हमें किस नजर से देखेगा? तेरे पिताजी थे तो हमारी थोड़ी बहुत इज्जत थी भी। अब रही सही इज्जत तू मिट्टी में क्यों मिला रहा है बेटा? ऋषि ने माँ को जवाब दिया। ऐसी दुनिया में रहने का क्या लाभ है माँ, जहाँ पर लोग पैसे के लिए जीते हों, जहाँ पर लोगों में इंसानियत नाम की चीज ही ना हो। अब मैं भी इस रास्ते पर निकल चुका हूँ और अब मैं इस रास्ते को नहीं छोड़ सकता माँ। चाहे आप कुछ भी कहो, मैंने आपकी हर एक बात मानी है, लेकिन मैं चाहकर भी आपकी ये बात नहीं मान सकता। ऋषि की माँ जान चुकी थी कि ये गलत संगत में पड़ चुका है। ऋषि की माँ दिन रात जब भी समय मिलता रोती रहती और अपने पति को याद करती। कभी कभार वो परेशान होकर अपने पति को पूछती, ऋषि के पापा, आप बहुत जल्दी चले गए। ऋषि आपके बिना एक गलत लाइन में पड़ गया है। उसे किसी का कोई डर नहीं है। अब किसी की कोई बात भी नहीं सुनता। कम से कम आपकी बात तो सुनता ही था। आपकी हर बात मानता था, लेकिन अब वह किसी की कोई बात नहीं सुनता। आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? मुझे अकेला इस दुनिया में घुट घुट के मरने के लिए आप क्यों छोड़ गए? काश मैं भी आपके साथ चलती तो मुझे यह दिन नहीं देखने पड़ते। ऋषि, अभिनव, सलीम, साहिल अब बड़े बड़े हाथ मारने लगे थे। कभी सेठ के घर पर, कभी बनिए के घर पर, कभी कोई साहूकार मिल जाता तो उसे लूटते, कभी व्यापारी आता तो उसे लूटते। धीरे धीरे करते वो एक गुंडे बन गए। इन चारों से अब पूरा गांव डरने लगा। पुलिस की भी हिम्मत नहीं होती थी कि इनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि कुछ पुलिस वाले ऋषि, साहिल और अभिनव और सलीम इन चारों से पैसे लेकर इनके लिए मुखबिरी का काम करते थे। जब भी पुलिस इन्हें पकड़ने आती, ये लोग फरार हो जाते। कुछ दिनों बाद इनका जोरदार आतंक इतना बढ़ गया कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को आकर गुप्त मिशन के दौरान इन चारों को पकड़ना पड़ा। ये चारों पुलिस की गिरफ्त में बहुत जल्दी तो नहीं आए, लेकिन पुलिस को ज्यादा परेशानी भी नहीं हुई। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई और ये चारों दोस्त पकड़े गए और उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी भी गरीब को सताना नहीं चाहिए और हर किसी की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता हमारी सहायता से कोई कितना बड़ा अफसर बन जाए। यदि हमारे पास किसी भी तरह से सहायता करने के लिए धन हो या हम किसी भी तरह का सहयोग दे सके तो हमें जरूर देना चाहिए। अरे दोस्तों, कहाँ जा रहे हैं? इस कहानी में जिन लोगों ने अपना किरदार निभाया है उनके बारे में भी तो जानते जाइए। ऋत्विक भार्गव एस ऋषि, कृष्णकांत चौबे एस अभिनव, शहाना प्रवीण एस ऋषि's मदर, श्यामजी मिश्रा एस सेठ जी, अमन सिंह एस सेठ जी सर्वेंट। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर काम किया है। स्टोरी रिटन बाय दीपक शर्मा, स्टोरी डायरेक्टेड बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह, एडिटेड बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह,
Sound effects designed and applied by Kunal Goyal and Aman Singh. Music designed and applied by Kunal Goyal and Aman Singh. दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी जरूर बताइए।